हेलो गाइस, वेलकम टू शारिक एपिक। आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपना क्लास 12 फिज़िक्स का 2023 का एक सेट जिसका नाम है 346 बीटी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इसको सॉल्व करते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो पहला वाला इसमें क्वेश्चन है हमारे पास 1/ε0 का मात्रक क्या होता है। तो गाइस ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन दे रखा है, जैसे कि μ0 × ε0 होता है 1/c²। तो μ0 × ε0 हो गया 1/मीटर/सेकंड। यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर आ गया और इसको सॉल्व करके निकल के आया सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होने वाला है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समीकरण E = PC। यहाँ E, P, C क्रमशः ऊर्जा और संवेग प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करती हैं। कहाँ लागू होता है तो हम बताएंगे फोटोन की नहीं लागू होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की लागू नहीं होता, क्योंकि ये फॉर्मूला हम सिर्फ और सिर्फ फोटोन के लिए प्रूव करते हैं। जैसे एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है भाई, जैसे ही हम ये करेंगे तो जो धातु की चालकता होगी वो घट जाएगी, लेकिन जो अर्धचालक की चालकता है वो बढ़ जाएगी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा चित्र में ये रहा। चित्र में दिखाए गए ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो धारा जो है हमेशा प्लस से अप्लाई होती है। धारा यहाँ से अप्लाई होने के बाद बी से होती हुई डायरेक्ट धारा ऊपर पहुँचेगी और यहाँ से होकर के सर्किट बनाएगी। नीचे वाले में धारा ना आने का एक रीज़न ये है कि यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है। डायोड की वजह से धारा केवल एक ही डायरेक्शन में अप्लाई होने वाली है। इसका मतलब इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 10 ओम होने वाला है। इसका जो आंसर हमारा होने वाला है वो 10 ओम होने वाला है। बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, लेकिन यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब यहाँ नीचे इन्होंने लिख रखा है इन प्रश्न पत्रों से संबंधित टॉपिक एनसीईआरटी से हटा दिए गए, यानी ये सिलेबस में हमारे अब नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। उसने कहा कि अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए। भाई कम होना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन को नहीं करता है, यानी परिवर्तन नहीं करेगा धारा के मान में। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होना चाहिए। तो भाई कोणीय संवेग के लिए बोहर की प्रथम कल्पना जो होती है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। इसका ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन भी ले रखा है। J = NH/2π। हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होती है गाइस, हम लोगों के पास 1 होती है। देन J = H/2π इसका आंसर बन जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा गा। उसने कहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आप क्या समझते हैं। गाइज अगर किसी उत्तल लेंस या अवतल लेंस पर प्रकाश किरण आपतित की जाए और ये इसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे बिल्कुल सीधी निकल जाए और उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर टच करेगी, कट करेगी, उसको हम कहते हैं प्रकाशिक बिंदु। बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। हमारी 6c12 और 6c14 में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो गाइज पहली बात तो ये 6c12 और 6c14 में प्रोटॉन्स की संख्या तो इक्वल रहने वाली है, बट न्यूट्रॉन 12 में 6 गए तो 6 बचेंगे और 14 में 6 गए तो 8 बचेंगे, यानी इसमें ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे और इसमें न्यूट्रॉन्स कम होंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है एक AMU द्रव्यमान क्षति से कितनी ऊर्जा मिलेगी। तो 931 MeV मिलने वाली है। देखो वैल्यू क्षेत्र कैपिटल E की वैल्यू दे रखी है और कैपिटल A की, इसने फ्लक्स की वैल्यू हमसे फाइंड की। तो ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। देखो φE = वेक्टर E × वेक्टर A। I की मल्टीप्लाई I से, J की मल्टीप्लाई J से। J है नहीं तो इसे 3 × 10 = 30 वोल्ट मीटर इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। वोल्ट मीटर किसका यूनिट होता है, विद्युत फ्लक्स का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार। आगे बढ़ जाते हैं। नॉर गेट सिलेबस में है नहीं। बात करते हैं हीलियम की प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा का मान ज्ञात करो। इसका फॉर्मूला होता है हमारा En = -13.6 Z²/n²। प्रथम के लिए यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर परमाणु क्रमांक 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला आंसर कितना हो गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। तो अपवाह वेग की परिभाषा आप सब लोग जानते हैं कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जिस औसत सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। और धातुओं के लिए इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁴ मीटर/सेकंड होती है। सब लोग जानते हैं भाई Q = Ne जो है एकांक आयतन में आवेश की मात्रा का फॉर्मूला होता है। हमें निकालना है पूरे के लिए। तो लंबाई कितनी है इसकी, L, क्षेत्रफल कितना A, तो A × L से इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो समीकरण नंबर 1 बन गई। धारा की परिभाषा क्या होती है, I = Q/T होती है। Q का मान हमने लगा दिया और T बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी L हो गई, चाल कितनी VD पर पहुंच जाएगा, L से कट जाएगा। ये अनुगमन वेग और धारा का संबंध हो गया। J = क्या होता है, I/A होता है। I का मान क्या लगाया हमने, NEA, VD और A से A कैंसिल, देन फॉर्मूला हो गया J = NEVD। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विभव का सूत्र ज्ञात करो। तो देखो विभव का सूत्र ज्ञात करने की सबसे पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक डाइपोल बना रखा है। -Q + Q ये चार्ज से मिलकर बना हुआ है। डिस्टेंस कितनी है 12, मिड पॉइंट क्या है O, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु S है जहाँ पर इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। सबसे पहले ये डिस्टेंस कितनी हो गई r, ये कितनी है हमारे पास l, तो ये कितनी बची हमारे पास r माइनस एल, ये कितनी है r और ये कितनी है l, सब मिला कितनी हो गई r प्लस एल। सबसे पहले हम v1 का फॉर्मूला फाइंड करेंगे 1/4π/0 माइनस q अपॉन r प्लस एल। v2 का फॉर्मूला फाइंड करेंगे भाई तो प्लस q आ जाएगा और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी r माइनस एल। अब ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं तो डायरेक्ट इनको आपस में जोड़ देंगे। जो कॉमन था 1/4π/0, q कॉमन था, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद इसका माइनस 1/r प्लस एल और प्लस 1/r माइनस एल बच जाएगा। इसका एलसीएम लेकर इसको हम सॉल्व करेंगे, जबकि q × 2l = p इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वायुद्युत ध्रुवांक बराबर होता है। इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। r बहुत बड़ा है, l से l को निगलेक्ट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4π/0 और p अपॉन r स्क्वायर। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अक्षीय स्थिति में विभव का ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो चुका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, द्रव्य तरंगों की समीकरण बताओ। देखो पहली बात 1924 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने हमें यह बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से गति करता है तो तरंग की भांति व्यवहार करता है। इस तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं और उसकी तरंग दैर्ध्य को द्रव्य तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसका फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं आइंस्टाइन इक्वेशन का, E = mc² E = h/nu। तो mc² और h/nu दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे और न्यू का c/λ होता है, सी से सी यहाँ पर कैंसिल, देन लैम्डा = क्या हो जाएगा h/p, जो कि द्रव्य तरंग दैर्ध्य की एक इक्वेशन होती है। इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, देखो गाइज ये वाला, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हो। भाई सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। इसका छोटा डायग्राम मैंने ऑलरेडी पहले ही बना रखा है। भाई सघन माध्यम में बना वह कोण, ये प्रकाश किरण आ रही है, सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है और n = 1/sin c। अपवर्तनांक क्रांतिक कोण का ही संबंध होता है, n अपवर्तनांक और c क्रांतिक कोण होता है। बाद में इसने कहा हमसे प्रकाशिक तंतु के बारे में थोड़ा बहुत हमें बता दीजिए। देखो पहली बात क्या, प्रकाशिक तंतु को अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। आजकल जो हम जियो फाइबर का यूज़ कर रहे हैं उसमें जो टेक्निक यूज़ की जा रही है वो ऑप्टिकल फाइबर है। असल में ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। इसमें कांच की एक ट्यूब ले ली जाती है जिसके अंदर एक लेप लगा दी जाता है, जिससे ये जो ट्यूब होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना को फॉलो करती है। प्रकाश किरण यहाँ से एंटर करेगी और टकरा के इस तरीके से लगातार बिना एनर्जी का लॉस किए एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। ये रीज़न है कि जियो फाइबर के अंदर हमें इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु का कार्यफलन 2.5 × 10⁻⁹ जूल है। यदि इस धातु में 6 × 10⁻14 हर्ट्ज की आवृत्ति हो तो बताओ संस्तब्ध विभव का मान या निरोधी विभव का मान कितना होगा। W का मान हमें दे रखा है और न्यू का मान हमें दे रखा है। V0 हमें फाइंड करना है, h/nu = W + e के, h तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास। न्यू का मान हमें दे रखा है इसने, W का मान 2.5 × 10⁻⁹ हमें इसने दे रखा है 9। और आगे बढ़ जाते हैं इसमें प्लस E का फॉर्मूला EV संस्तब्ध विभव के पदों में हो गया। इसको उठा के यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, 6 को साथ में रखेंगे, 34 में से 14 गए तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 20 बच जाएंगे और इनको आपस में सब घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तब हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, वो भी किस में वोल्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कहा बायो-सेवर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से μ0 का मात्रक भी बताइए। देखो पहली बात क्या, बायो-सेवर्ट ने 1820 में यह बताया था कि किसी भी चालक में जब हम धारा प्रवाहित कर देते हैं तो चालक जो होता है उसको हम पहले ये लेट करेंगे छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे अवयव से मिलकर बना हुआ है, जिसकी लंबाई कितनी है, ये DL है और यहाँ से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है हमारे पास जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में होने वाली चेंजिंग dB है और ये एंगल हमारा थीटा है। अप्लाई किया गया करंट इसके अंदर I है। तो चुंबकीय क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, अल्पतम दूरी के अनुक्रमानुपाती, जिया कोण के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इन्हें आपस में कंबाइन कर लेंगे, μ0/4π यहाँ पर आ जाएगा। μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है। अब इसके अलावा हम एक काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4π को इधर ऊपर ले जाएंगे, r² को ऊपर, IDL नीचे आ जाएगा, sin थीटा लिखो मत। तो यहाँ पर dB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा और Nm/A हो जाएगा, इसका मीटर² हो जाएगा, इसका एम्पियर हो जाएगा, इसका मीटर सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा Nm/A² जो कि निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करो। इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या होगा ये भी ज्ञात करो। तो ज्ञात करने की सबसे पहले हमने इसमें एक प्रिज्म ऑलरेडी बना के रख लिया टाइम बचाने के लिए। ये एक समबाहु प्रिज्म जिसका प्रत्येक कोण कितना है 60 डिग्री, समबाहु मतलब 60। n = 1.73, डेल्टा m = क्वेश्चन मार्क, n इक्वल्स क्या होता है sin a + डेल्टा m/2 अपॉन sin a/2। या n का मान कितना लगाया 1.732 और sin a की वैल्यू प्रिज्म कोण कितना है हमारा 60, डेल्टा m/2 और 60 का आधा 30 हो गया, sin 30 यहाँ ले जाएंगे और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और sin 60 पर डेल्टा m/2 हो जाएगा। ठीक है गाइस। अब sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कंपेरिजन करने पर 60 = 30 + डेल्टा m/2, 60 में से 30 से कितना बचा 30 बचेगा और 30 की मल्टीप्लाई 2 से करने पर फिर 60 आ जाएगा। अब आपतन कोण भी ज्ञात करना है, I = a + डेल्टा m/2 = 60 + 60/2 = 120/2 = 60 एंड द यूनिट इज एम्पियर। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के अंतर्गत एल लंबाई की धात्विक छड़ को अपने तल में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। इसका भी ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है, तो इसके बारे में मैंने ये बता रखा था भाई। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एल लंबाई की एक छड़ है, पहले बिंदु ए पर थी, बाद में बिंदु बी पर पहुंची, वो भी डी थीटा कोण से, वो भी डी टी समय में। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। लंब एक तरीके का क्या है, चाप। चाप बराबर क्या होता है, कोण गुणा त्रिज्या। कोण कितना, डी थीटा, त्रिज्या कितनी है, एल। दोनों साइड डी टी से डिवाइड करने पर डी थीटा अपॉन डी टी किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ओमेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर ओमेगा। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब यहाँ पर चूंकि ये घूमेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फैराडे का द्वितीय नियम लागू हो जाएगा, ई इक्वल्स टू डी फाइव बी अपॉन डी टी। फाइव बी इक्वल्स होता है बी ए, हमने लगा दिया, बी को बाहर निकाला, डी अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, हाफ एल स्क्वायर ओमेगा के। इसको लगाया, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई इक्वल्स हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैंने तैयार कर दिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस और 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस एक ही मुख्य अक्ष पर परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। मुख्य अक्ष में एक वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन जाए। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है। चलिए कहाँ गया सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन। हमारे पास एक है अवतल लेंस, एक है उत्तल लेंस। डिस्टेंस इनके बीच की 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है और प्रतिबिंब हमें अनंत पे बनाना है। तो वस्तु से अवतल लेंस की जो दूरी थी वो मैंने x मानी, यानी u बराबर माइनस का x और f बराबर माइनस का 20। इन दोनों का यूज़ करके लेंस का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, -20x अपॉन x प्लस 20 उत्तल लेंस के लिए। अब इसके बाद देखो डिस्टेंस ये वाली कितनी है 15, ये वाली कितनी है x, तो इस लेंस की वस्तु दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस 15। और हम जानते हैं कि x की वैल्यू हम ऑलरेडी कितनी निकाल चुके हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर जो हमारा x है वही v है, जो हमारा x है वही तो v है हमारा। तो जहाँ v है हमने वहाँ पर क्या लगा दिया, वहाँ पर लगा दिया 20x अपॉन x प्लस 20 लगा दिया। इस वैल्यू को उठा के ऐसे कैसे लगाया, लेकिन माइनस मत लगाना क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, जबकि बाहर यहाँ पर माइनस मैंने लगा दिया है। जबकि v इक्वल्स कितना है इन्फिनिटी, u इक्वल्स हमें यहाँ पर गिवन, f इक्वल्स कितना हो गया 30। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। v का हमें फॉर्मूला निकालना है, तो v कितना हो गया इन्फिनिटी, और f की वैल्यू नहीं पता, u की वैल्यू हमें ऊपर दे रखी है, लगा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरीके से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 30 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, क्योंकि f की वैल्यू यहाँ पर 30 है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखें दे रखा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बनना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की उपयुक्त किरण आरेख के द्वारा समझाओ। तो m इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू, इस तरीके से इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, डी अपॉन एफ ही बन जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर हम माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, इस लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो आप वहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत को समझाइए और मापी की धारा का मान ज्ञात करो। पहली बात क्या, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S, 20/20 बराबर 20/20। मध्य वाले में धारा प्रवाहित नहीं होगी, 20/20 बराबर 20/20, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। 20 का श्रेणीक्रम कितना हो गया 60, 20 का श्रेणीक्रम कितना हो गया 60, और 60 का आधा कितना हो गया 30। अब हमारे पास R बराबर 30 है और V बराबर 60 है, 30 दूनी कितना हो गया 60, देन I इक्वल्स 2 एम्पियर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक, अचालक के वर्गीकरण। देखो अगर ऊर्जा बैंड की बात करेंगे तो हमें 3 बैंड के बारे में पता होना चाहिए, चालन, संयोजी और इनके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल। अगर चालन बैंड, संयोजी बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, अति व्यापन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा चालक। अगर संयोजी बैंड चालन बैंड के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, जैसे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, जैसे कि डायमंड के लिए होता है, तो वहाँ पर कुचालक बन जाएगा। अचालक क्या होगा, अगर हमारा संयोजी ऊर्जा अंतराल में जो बैंड होते हैं, संयोजी बैंड, चालन बैंड होता है ऊपर, जी संयोजी बैंड होता है, इनके बीच का गैप चालक से ज़्यादा कुचालक से कम हो, तब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अर्धचालक। अब नीचे वाले पर स्टार लगा हुआ, इसका मतलब ये सिलेबस में नहीं है, हम इसकी बात नहीं करने वाले। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद बात करी यहाँ पर एक न्यूट्रॉन और एक यदि न्यूट्रॉन नाभिक तथा अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन इतनी है तो इनकी निम्नलिखित की अभिक्रिया का मान क्यू का मान ज्ञात करो। देखो है क्या, 2 न्यूट्रॉन है हमारे पास, क्या मतलब है 2 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन तो ये रहा और एक न्यूट्रॉन ये रहा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि प्रति न्यूक्लियन है, इसलिए हमें परमाणु भार से गुणा करनी पड़ेगी। 2 से गुणा सवा दूनी ढाई, 5 हो जाएगा हमारे पास। इसके अलावा 7.4 और 4 परमाणु भार है अल्फा का, इससे गुणा करिए 7 चौक 28 करके इसका 29.6 हो जाएगा। अब 29.6 में से हम इस 5 को हटा देंगे तो 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इसके अंदर दिया हुआ है MEV के अंदर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
आंशिक पदार्थ परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतरप्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करो। यदि संधारित्र का व्यंजक क्या होता है इसका, C इक्वल्स, मैंने ऑलरेडी इसको लिख रखा है यहाँ पर, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K इसका फॉर्मूला होता है। तो आप इससे प्रूव कर लेंगे हमारी प्रीवियस लेक्चर को देखकर, जिसके चैप्टर का नाम है वैद्युत धारिता या कैपेसिटेंस। अब आगे इसने बात की न्यूमेरिकल की कि 100 माइक्रोकूलाम तक आवेशित किया गया है। संधारित्र के अंदर एक गुटका रखा जिसका परावैद्युतांक 2 है। संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश का मान ज्ञात करो। तो प्रेरित आवेश का फॉर्मूला होता है Q डैश इज इक्वल टू Q 1 माइनस 1 अपॉन K। Q का मान 10 की घात माइनस 4, 1 माइनस 1 अपॉन K का मान 2, 2 से 1 को भाग करने पर 0.5 आ जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई करने पर इतने कूलाम आवेश निकल के आ जाएगा। ये प्रेरित आवेश का फॉर्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्थिर वैद्युत के गॉस के नियम को लिखो। भाई गॉस का नियम क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से हो गुजरने वाले नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई ई इक्वल्स Q अपॉन ε0। इसकी सहायता से कूलाम के नियम की व्याख्या अगर आपको करनी है तो कूलाम के नियम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², जिसको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर रखा है। कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र वाले में आप वहाँ से चेक कर सकते हो। फ्लेमिंग का नियम भी तो आपने सब लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रखा है, सब लोगों को इसके बारे में पता भी है। यहाँ पर चार्ज का मान दे रखा है Q का मान 1 × 10⁻⁹ कूलाम। इसके अलावा B की वैल्यू दे रखी है। V की वैल्यू उसने कहा कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण बताओ, दिशा बताओ। भाई परिमाण कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारे पास F इक्वल्स Q इंटू V क्रॉस B। हमारे पास Q का मान दे रखा है और V और B की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस वाले फॉर्मूले से। पहले I J के लिखा जाएगा। अब V की वैल्यू कितनी है I के लिए -75, और J की वैल्यू कितनी है V के लिए 100 है हमारे पास, जबकि K की वैल्यू है ही नहीं। अब बात करते हैं B की वैल्यू। B की वैल्यू I के लिए कितनी है 4 और J के लिए कितनी है 3। अब इसमें I J का फॉर्मूला लगा करके आप सॉल्व कर लेंगे, इसका मोड निकाल लेंगे और मोड निकाल के हमने लगाओगे तो F का मान निकल के आएगा न्यूटन में। और अगर आपसे ये सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। इसमें प्रयुक्त नियम का उल्लेख भी करो। तो वृत्ताकार कुंडली या लूप के केंद्र पर देखो, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक तार लेना होगा, इसमें करंट अप्लाई करना पड़ेगा और मान लेंगे छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ जिसका नाम है DL। फिर इसमें लगाएंगे बायो-सेवर्ट का नियम, और बायो-सेवर्ट का नियम का फॉर्मूला DB इज इक्वल टू μ0/4π IDL sin θ अपॉन R²। फिर इसका इंटीग्रल कर देंगे तब फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, B इक्वल्स μ0/2 × I अपॉन R, जो वृत्ताकार कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। ये डेरिवेशन है, आप हमारे इसको लेक्चर में देख भी सकते हैं, गतिमान आवेशम चुंबकीय क्षेत्र में प्लेलिस्ट में जा करके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे उसने कहा दिए गए परिपथ में गणना करो धारा की प्रतिरोध की। देखो पहली बात यहाँ पर दे रखा है VL का मान, ये दे रखा है VC का मान और दे रखा है हमें VR का मान। VR का मान नहीं, इसमें ये R का मान दे रखा है। यहाँ से हमें तुलना करने पर मिल जाएगा 400 वोल्ट और ये ओमेगा हो गया हमारा यहाँ पर कितना 10 पाई। उसने कहा धारा का मान कैसे निकालेंगे, V इक्वल्स IZ। V का मान कितना हम लोगों के पास 400 है, हमारे पास I का मान नहीं है। सबसे पहले हमें Z का मान निकालना होगा। Z बराबर क्या होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे और Z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले, जिससे I का मान निकल के आ जाएगा। अब श्रेणी क्रम में धारा का मान तो समान रहता है, जितनी धारा टोटल हमारी निकल के आएगी उस धारा को हम यहाँ पर लगा देंगे और फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल्स IR। I का मान निकाल चुके होंगे, R का मान 200 है तो V का मान भी निकल करके आ जाएगा। L तथा C पर विभव के बीच का अंतर कितना होगा, भाई 180 का होगा, क्योंकि ये जाएगा आपका फॉरवर्ड वोल्टेज और ये वोल्टेज जाएगा आपका रिवर्स, तो 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। प्रकाश व्यतिकरण की शर्तें क्या होती है, शर्तों के बारे में बताइए। देखो दोनों छिद्र संकीर्ण होने चाहिए, दोनों छिद्र पास पास होने चाहिए, दोनों छिद्र कला संबद्ध होने चाहिए, ये कंडीशन है इसकी। और क्या है, यंग का दूसरे प्रयोग वाला जो एक्सपेरिमेंट W = dλ/d सिलेबस में नहीं क्योंकि स्टार लगा हुआ है, और बेनिस्ट PNP वाला भी सिलेबस में नहीं क्योंकि स्टार लगा हुआ है। प्रकाशिक पथ क्या होता है, जब कोई प्रकाशकिरण किसी माध्यम को क्रॉस करती है तो उसके पथ को प्रकाशिक पथ कहा जाता है। एक कांच के गुटके में 6000 एंगस्ट्रॉम का एक वर्णीय प्रकाश एंटर कराया गया है। गुटके का अपवर्तनांक 1.6 है। गुटके से परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों की चाल और तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। लैम्डा का मान दे रखा है, n का मान दे रखा है। तो देख लेते हैं गाइस, यहाँ पर मैंने आई थिंक इसको सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ लैम्डा का मान दे रखा है 6000 × 10 की घात माइनस, कहाँ गया, ये रहा। लैम्डा इज इक्वल टू 6000 × 10 की घात माइनस 10 मीटर, n इज इक्वल टू 1.5, n इक्वल C/V होता है। तो यहाँ पर V को लेके आएंगे। C का मान प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की घात 8, इसको 1.5 से भाग करेंगे, 1.5 दूनी 3 हो जाएगा और इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसी माध्यम के अंदर हमें तरंगदैर्घ्य भी ज्ञात करनी है, तो n इक्वल्स λ1/λ2 हो जाएगा। λ2 इक्वल्स λ1/n हो जाएगा। n का मान 1.5 लगा देंगे, 1.5 से डिवाइड करेंगे 400 आ जाएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। और
हमारा सेट ओवर हो जाएगा। तो गाइस कभी भी एग्ज़ाम को अगर आप सॉल्व कर रहे हो पेपर को, तो लास्ट में आपको कुछ भौतिक नियतांक जो होते हैं इनकी वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, और कभी कभी इनको MCQ में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो कृपया करके जब भी आपको एग्ज़ाम पेपर मिले तो लास्ट में इन भौतिक नियतांकों को आप ज़रूर देख लें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को लेकर के क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अपना सेट 3 2023 का, जो कि है 346 BU। तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और इसके अलावा शॉर्ट वीडियो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में मिलती रहेंगी। तो बाय बाय, टाटा, सायोनारा, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल वीडियो आल्सो।